उम्मीद है आप सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि एटम के गिर्द शेल कहाँ पर होते हैं और फिर उसमें आपको ये भी जान पाएंगे कि सब शेल कहाँ पे होंगे और ऑर्बिटल्स कहाँ पर होंगे, इनके शेप कैसे होते हैं, इनकी शक्ल कैसे होते हैं और आप ये भी जान पाएंगे कि ये शेल, पहले तो हम ये जानते थे कि शेल होते हैं, फिर ये सब शेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया और ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में, आगे चलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर आपने कॉलोनी देखी होंगी। यानी कॉलोनी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, उसको हम एक कॉलोनी कहते हैं। कोई भी नाम हो सकता है, जैसे फ़ारसी बाग एक कॉलोनी है, नवाबशाह की फ़ारसी बाग एक कॉलोनी है। तो कॉलोनी कैसे बनती है? बहुत सारे घरों से मिलके बनती है, ठीक है जी। और फिर एक घर कैसे बनता है? बहुत सारे कमरों में, यानी बहुत सारे कमरे होते हैं, फिर मिलके घर बनता है। तो इसी तरीके से कॉलोनी जो है, कॉलोनी के अंदर घर होते हैं और घरों के अंदर क्या होते हैं जी? कमरे होते हैं। और इसमें अगर हम घरों की बात करें, कॉलोनी की बात करें और कमरों की बात करें, तो इसमें क्या रहते हैं जी? इसमें लोग रहते हैं, यानी आदमी रहते हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन भी हो सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं पीपल इसमें रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एटम की, अगर हम बात करें, अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम में क्या होते हैं? यानी जिस तरह यहाँ पे आपने कॉलोनी पढ़ी थी, तो एटम के अंदर शेल होते हैं, ये एक कॉलोनी होती है। अच्छा जी। और कॉलोनी आपने देखा होगा, कॉलोनी बहुत तरह की हो सकती है, कोई एक कॉलोनी नहीं हो सकती, एक छोटी कॉलोनी हो सकती है, उससे बड़ी कॉलोनी भी हो सकती है, उससे बड़ी कॉलोनी भी हो सकती है। इसी तरह जो शेल होते हैं एटम के अंदर, वो जैसे आपको पता है एटम के अंदर शेल जो है वो सबसे पहला शेल होता है, जैसे के शेल, उसके बाद एल शेल, एम शेल। जिस तरह की कॉलोनी ज़्यादा हो सकती है, इस तरह के शेल भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो शेल के अंदर क्या होते हैं जी? सब शेल होते हैं। जैसे कॉलोनी के अंदर घर होते हैं, तो इसी तरह अगर एटम की बात करें तो शेल के अंदर क्या होते हैं जी? सब शेल होते हैं। और उसी तरह सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे घरों के अंदर यानी हाउसेस के अंदर कमरे होते हैं, इसी तरह सब शेल के अंदर भी क्या होते हैं जी? ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि एवरी रूम मैक्सिमम कंटेन 2 पीपल्स। याद रखना कि अगर हम कमरे की यहाँ पे बात करें तो इस सिचुएशन में आप ये याद रखिएगा कि हर कमरे में जितने भी कमरे होंगे उसमें 2 आदमी रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा आदमी इसमें नहीं रह सकते। तो सेम कहानी ऑर्बिटल्स के लिए भी है। ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आप कमरे की तरह आपने मानना है। जिस तरह ये शेल कॉलोनी है, सब शेल उसमें घर होते हैं और ऑर्बिटल क्या होते हैं? रूम्स होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो हर ऑर्बिटल के अंदर या हर कमरे के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर अगर हम कमरे की बात करें तो हम कहेंगे कि 2 आदमी रहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्बिटल्स की तो हम ये कहेंगे कि ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा शेल का, सब शेल का एंड ऑर्बिटल्स का। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो शेल हैं, सब शेल्स हैं और ऑर्बिटल्स हैं, ये इमेजिनरी हैं। इसको आप अगर आप कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कॉलोनीज़ होती हैं, कॉलोनीज़ को हम इमेज नहीं करते हैं, यानी बहुत सारे घर्स को कॉलोनी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इनके शेप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनके तमाम डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं जी अपनी वीडियो को बढ़ाते हुए। आपने यहाँ पे देखा, अब मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लाया हूँ। ये स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। और ये जो इसमें आपको गोल गोल दायरे नज़र आ रहे हैं, दैट आर शेल। ये देखें, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलोनीज़ होती हैं, तो ये कॉलोनी है किस्म की, यानी ये क्या है जी? शेल है। तो इसका जो ये जो कॉलोनी है या ये जो शेल है, ये के शेल है। इसकी एनर्जी क्या होती है जी?
इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है जी। उसके बाद एल शेल है, उसके बाद एम शेल है, उसके बाद एन शेल है, उसके बाद ओ शेल भी हो सकता है। तो ये आपने अब इसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया कि ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये आपके क्या है जी, शेल मौजूद हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेल जो होते हैं उनको क्या दिया जाता है जी, उनको एक नंबर दिया जाता है, जिस नंबर को हम n से, छोटे n से ज़ाहिर करते हैं। जो भी शेल होता है, जैसे लाइक के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल एटम का, इसको एक नंबर दिया जाता है जिस नंबर को हम छोटे n से ज़ाहिर करते हैं। दरअसल में ये n क्या होता है जी, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, या सिंपल हम इसको क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो जिस तरह एटम जो है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ वाला जो सबसे पहला शेल होगा, जो सबसे पहली कॉलोनी अगर आप कह सकते हैं, तो उसका नाम है के शेल। उसमें उसको नंबर दिया जाता है 1। उसके बाद एल शेल, इसको नंबर दिया जाता है n = 2। उसके बाद m को 3 नंबर दिया जाता है, और n को 4, अगर दूसरा शेल होगा तो उसको 5 नंबर दिया जाता है। इस n की जो छोटे n है, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, या सिंपली हम इसको क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे, ये तो आपको पता चल गया कि शेल। अब ये जो शेल हैं, के शेल, ये एटम, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, तो इसकी एनर्जी सबसे क्या होती है जी, कम होती है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो शेल होते हैं उनकी एनर्जी के हिसाब से उसमें क्या होते हैं जी, सब शेल होते हैं। ठीक है ना जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कॉलोनी, जब मैंने आपको यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे मैंने आपको बात बताई कि कॉलोनी के अंदर घर होते हैं। अगर कॉलोनी जितनी बड़ी होगी उतने उसमें क्या होंगे जी, घर ज़्यादा होंगे, और कॉलोनी जितनी कम होगी, छोटी होगी, उतने उसमें घर भी कम होंगे। तो आपने इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाना है कि अगर के शेल है, के शेल में क्या होता है जी, ये सबसे इसकी एनर्जी कम होती है, तो इसके अंदर जो सब शेल होंगे वो भी क्या होंगे जी, कम होंगे। इसी तरीके से एल शेल की एनर्जी के शेल से ज़्यादा होती है, तो एल में क्या होंगे जी, एल में आपके सब शेल भी ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइएगा। एन शेल में, यानी जो आपका एम शेल है, उसमें क्या होगा जी, उसमें आपके सब शेल उससे भी ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आगे चलते जाएंगे, इसी तरह शेलों की एनर्जी क्या हो जाएगी जी, बढ़ती जाएगी, और उसमें सब शेल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि सब शेल कहाँ पे मौजूद हैं। ये जो सब शेल हैं, ये एक इमेजिनरी रास्ते हैं, या एक इमेजिनरी जो है वो क्या है जी, शेल के अंदर सब शेल क्या होते हैं जी, एक इमेजिनरी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो के शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, और इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है जिसका नाम क्या है जी, एस सब शेल। ये आप देख रहे हैं, ये के शेल है जिसको n = प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 दिया गया है, और इसके अंदर क्या है जी, जस्ट 1 सब शेल है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइएगा, एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। ये एल शेल है, और एल शेल जो है, इसके अंदर आपके 2 क्या हैं जी, सब शेल हैं। नंबर 1 दैट इज़ एस सब शेल, नंबर 2 दिस इज़ पी सब शेल। उसके बाद ये जो एन है, आप देख रहे हैं n = 3 एम शेल। एम शेल की एनर्जी और भी ज़्यादा है, तो इसमें कितने सब शेल हैं जी, इसमें एक एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल, इसमें 3 सब शेल हैं। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं एन शेल की बात कर रहे हैं, तो एन शेल में कितने सब शेल हैं जी, इसके अंदर 1 2 3 और 4 सब शेल हैं। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उतने ही इसमें सब शेल होते हैं। लाइक n = 2 है तो यहाँ पे सब शेल भी 2 है, n = 3 है तो यहाँ पे सब शेल भी 3 है, और n = 4 है तो आपको पता चला कि यहाँ पे सब शेल भी 4 है, S, P, D और F। तो आप इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इनकी सब शेल की तादाद भी आराम से याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि बोहर्स ने तो ये कहा था कि
एटम के गिर्द क्या होते हैं जी, शेल होते हैं। तो ये सब शेल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये हमें कैसे पता चला कि एटम के अंदर सब शेल भी होते हैं और फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो इसका हमें कॉन्सेप्ट कैसे पता चला। लेकिन इससे पहले हम ज़रा आपको ऑर्बिटल के बारे में बता दें। आपने याद रखना है कि जो एस सब शेल होता है उसमें जस्ट एक ऑर्बिटल होता है। एस में क्या होता है जी, उसमें जस्ट वन ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पे भी आप एस देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम एल शेल में देखें तो के शेल में जस्ट एक ऑर्बिटल है। कौन सा है जी, जस्ट एक ऑर्बिटल। उसमें आपका जो सब शेल था वो एस था और एस के अंदर एक ऑर्बिटल था। ठीक है जी। यहाँ पे के शेल के अंदर सब शेल 2 है, एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल हैं। पी में कितने ऑर्बिटल हैं जी, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और इसी तरह आपका यहाँ पे देख रहे हैं आपका एम शेल है, एम शेल में कितने सब शेल हैं, 1 2 3, ये 3 है, n इज इक्वल टू 3, तो सब शेल कितने 3। और इसके अंदर ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, तो ये एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। तो इस तरह एन के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स हो गए। और अगर यहाँ पे देखें एल शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो एल शेल के अंदर 1 2 3 4 ऑर्बिटल हैं। और अगर यहाँ पे देखें आप के शेल में जस्ट 1 ऑर्बिटल है। यहाँ पे आए आप एम शेल के ऊपर आ जाएं, तो एम शेल में जिसको हम एन शेल कहते हैं, इसमें क्या है जी, इसमें सब शेल आपको पता है n 4 है, तो सब शेल भी 1 2 3 4 हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1, अच्छा एस में जस्ट 1, पी में 3, डी में 5, एफ में कितने हो गए जी, 7 ऑर्बिटल्स एफ में हो गए। तो कितने ऑर्बिटल टोटल हो गए, यहाँ पे 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो एन शेल के अंदर 16 ऑर्बिटल्स मौजूद है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हर ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो यहाँ पे आप चेक करें कि अगर एस में जस्ट एक ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। यहाँ पे आप एस ऑर्बिटल को चेक करें, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर पी में 3 ऑर्बिटल है, पी सब शेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो तीनों में, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप यहाँ पे फिर से अगर हम एम शेल की बात करें, यहाँ पे आप एस सब शेल को देखो, जस्ट उसमें आप एस शेल में तो आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें 2, पी में 3, तो सब में तीनों ऑर्बिटल में 2, डी में 5 ऑर्बिटल, सब में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डी में देख रहे हैं, डी में कितने ऑर्बिटल, डी में ऑर्बिटल 5, सब में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 एंड 2। और एफ में आप देख लें कितने ऑर्बिटल्स, एफ सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो हैं 7, और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम इसकी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो था वो कैसे आया। तो यहाँ पे हम सारा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। द एनर्जी लेवल आर शेल आर ऑर्बिट आर द पॉसिबल पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो एनर्जी लेवल है, यानी जो शेल मैंने आपको बताया है, इसके 3 नाम आप याद कर लीजिएगा। एक नाम इसका जी एनर्जी लेवल भी हम इसको कह सकते हैं, शेल तो आप सबको पता है, इसको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फ़र्क है, ये थोड़ा याद कर लेना। ऑर्बिट्स भी हम कह सकते हैं। ये वो तमाम रास्ते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द। ये देख रहे हैं आप, इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। और इसको हम एक छोटे से n से ज़ाहिर करते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। द शेल आर नेम, और शेलों के नाम मैंने पहले से आपको बता दी हैं, K L M N O P एंड Q। ठीक है जी, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, K आपके न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, K L M N O P Q तक होगा। विद क्वांटम नंबर, जैसे मैंने आपको इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे होगा जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। दीज शेल्स हैव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनकी
एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी होती है, इसकी भी फिक्स एनर्जी होती है, इसकी भी फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसकी भी फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो इसकी सबसे कम, इससे ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, उसकी ज़्यादा, इसकी उससे भी ज़्यादा। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है के शेल की हैज़ लेस एनर्जी, एल शेल की मोर एनर्जी देन के शेल, एंड दी एम की मोर एनर्जी देन एल शेल, एन शेल की मोर एनर्जी देन के एल एम एन शेल। मतलब जो सबसे लास्ट में होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ शेल। ये तो पहले भी हमें पता चल चुके थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जी कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल। तो व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंस वर ऑब्जर्व्ड विद अ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप, जब एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उसको देखा गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लें, आपको पता है बोहर्स ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब तक अपने मदार में, अपने शेल में घूमता रहता है, तब वो एनर्जी जो है वो खारिज नहीं करता, ना एब्जॉर्ब करता है। जब वो अपने एक शेल से दूसरे शेल में चला जाएगा तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो शेल है, मैंने आपको पहले से बताया, इस शेल की एनर्जी कम है, इस शेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस शेल से ये वापस ऐसे आएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम, तो अब क्या करेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा जी, एनर्जी को ये बाहर निकालेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है जी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में या उस शेल से वापस उस शेल में आएगा तो उसमें से क्या होगी जी, एनर्जी या तो रिलीज़ होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। फिर हम उस एनर्जी को क्या करते हैं जी, या उस एनर्जी को हम उस एनर्जी के सामने हम रखते हैं इस तरह का जी स्लिट रखते हैं, और फिर हम उसमें लिखते हैं प्रिज्म। जब उस लाइट को, उस एनर्जी को इस प्रिज्म और स्लिट से गुजारा जाता है तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक पट्टी सी बन जाती है। वो पट्टी क्या होती है, वो लाइट की एनर्जी की पट्टी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये आपका जो है ये एनर्जी की पट्टी होती है। तो हमें लाइनें नज़र आ जाती हैं, इस तरह की लाइन्स नज़र आ जाती हैं। ठीक है जी। तो ये जो लाइन्स हैं, इस लाइन्स को जब देखा गया, ये पट्टी बन गई, इसी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है जी। कोई भी अगर हम एटम लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई हाइड्रोजन का एटम लिया, अगर उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक शेल से दूसरे शेल जाएंगे और इस तरह का एनर्जी रिलीज़ करेंगे, हम उसको प्रिज्म के ज़रिए उसको हम एक स्क्रीन के ऊपर, उसकी एक स्क्रीन के ऊपर पट्टी बन जाएगी, ये उसको एक पट्टी में क्या कर देगा, प्रिज्म, आप सबको पता है, उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, आपने देखा हुआ है, ये स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आपको अब स्पेक्ट्रम का पता चल गया होगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ उसी से, कि जब एटम के स्पेक्ट्रा को कैसे देखा गया, बहुत हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप से देखा गया या स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया। ठीक है जी। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया। स्पेक्ट्रम को देखने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए जब इसको देखा गया तो क्या देखा गया, दैट दे कंसिस्ट ऑफ 2 or more लाइन क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। तो जो हमें लाइन नज़र आ रही थी, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पहले क्या हो रही थी, छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही थी। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रही थी, लाइन, ये देखें, ये छोटी छोटी लाइन, ये लाइन नज़र आ रही थी। जब इस लाइन को हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा तो पता चला ये छोटी छोटी लाइन जो है ये और भी छोटी छोटी लाइन से बनी हुई है। ठीक है जी। तो हमें इस तरह नज़र आया जब हमने इसको हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा। जिस तरह क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर एज डिस्कस इन द जीमन एंड स्टार्च इफेक्ट। तो हमने जीमन्स और स्टार्च इफेक्ट, जब हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन लाइनों के करीब लाई तो यही चीज़ दिखने में आई। जिस तरह हाई पावर्ड स्पेक्ट्रोस्कोप से हमने देखा कि वो एक लाइन, दरअसल में उसमें बहुत सारे लाइन थे। अब ये दरअसल में है क्या, ये मसला क्या है, दीज लाइन मीन्स, इन लाइन के जो छोटी छोटी लाइनें एक लाइनों से बन रही, इनका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम शेल के अंदर में डिफर्ड इन एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी एनर्जी में छोटा सा डिफरेंस है। इसी वजह से एक लाइन कितने में तकसीम हो रही है, एक से ज़्यादा लाइनों में तकसीम हो रही है जी। तो
Thus, the main energy level are divided into the subshell। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मेन एनर्जी लेवल है, जिसको हम आप इसको एनर्जी लेवल कह सकते हैं, इसको हम शेल कह सकते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, इसको डिवाइड कर दिया गया है सब एनर्जी लेवल, जिसको हम सब शेल कहते हैं। तो आपको अब समझ में बात आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आर मैनी इन नंबर। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे शेल के अंदर तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है चार्ज होते हैं जी, नेगेटिव चार्ज होता है, तमाम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को और एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन की वजह से जो आपका मेन शेल है वो सब शेल में टूट जाता है, यानी वो रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन की वजह से यानी आपका जो मेन शेल है, यानी आप ये समझो कि जो मेन शेल था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे और शेल बन गए जिनको सब शेल कहते हैं। ये किस वजह से होती है? ये इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के ऊपर फोर्स की वजह से होती है, एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन यानी एक दूसरे मुखालिफ कुव्वत की वजह से होती है, जिसको नाम दिया जाता है। वो सब शेल कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ सब शेल, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस आप बॉक्स को देख लो। इस बॉक्स में आप देखोगे कि ये n की वैल्यू, छोटे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं कि k को 1 दिया जाता है, l को 2 दिया जाता है, m को 3 दिया जाता है, n को 4 दिया जाता है। अगर हम सब शेल की बात करें तो k में सिर्फ एक s सब शेल है, l में s और p सब शेल है, m में 3 सब शेल है और n में 4 सब शेल है। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका शेल का, सब शेल का और ऑर्बिटल्स का पता चल गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के लिए आपको याद होगा डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, या श्रीडोंगर ने, या आपकी जो स्क्रोडिंगर है या श्रीडोंगर है, डिंगर है, उसने क्या बोला था? उसने कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ, एक हम उसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन वो कहाँ पर एक ऐसी जगह एटम में मौजूद है, वो कहाँ पर है, वो सब शेल के अंदर है और उस जगह में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन के रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में मौजूद है और के शेल में इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या होते हैं जी, उसके अंदर सब शेल होते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक एस सब शेल होता है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा होता है सब शेल। तो इस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे ज़्यादा पाए जाएंगे उसको ऑर्बिटल कहेंगे हम। ठीक है। इसी तरह एल शेल है, एल शेल के अंदर 2 पॉसिबल एस और पी सब शेल हैं और एस और पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह में ज़्यादा पाए जाएंगे, किस जगह में वो ज़्यादा रहते हैं, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम ज़रा इन ऑर्बिटल्स की, जब हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की तो हम ऑर्बिटल्स की शेप की भी ज़रा बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये जी, आपको पता है कि ये जो आपका ऑर्बिटल है ये आपका सब शेल क्या है जी, एस सब शेल। और एस सब शेल में जो ऑर्बिटल होता है उसका नाम भी एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है जी। ज़रा नाम भी देख लें। आपको पता है एस में जस्ट 1 ऑर्बिटल होता है और एस सब शेल में जस्ट 1 एस ऑर्बिटल होता है और उसकी शेप किस तरह होती है जी, ये देखें स्फेरिकल शेप होती है। ये देखें, ये इस तरह की इसकी शेप होती है। तो आपको शेप भी पता चल गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एटम के शेल देखे होंगे, चारों तरफ गोल गोल शेल, फिर उसके अंदर आपने सब शेल देख लिए। सब शेल क्यों बने? इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, रिपल्शन की, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस एक जैसे हैं। तो क्या हुआ जी, उनकी वजह से सब शेल बन गए। सब शेल जब बन गए तो सब शेल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर के शेल के अंदर जस्ट 1 सब शेल है तो सब शेल के अंदर क्या है जी, ऑर्बिटल मौजूद है।
ऑर्बिटल s के अंदर कितना है, जस्ट 1 ऑर्बिटल है, उसका नाम क्या है, s ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहने वाला है, यानी ऑर्बिटल वो जगह होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप ज़्यादा ढूंढ सकते हो। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन कभी भी नहीं बता सकते, आप एक जगह बता सकते हो एटम के अंदर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका s ऑर्बिटल और उसकी शक्ल इस तरह होती है। अब यहाँ पे आप ये लाइनें सोच रहे हो कि ये लाइनें क्या होती हैं। ये लाइनें आप देख रहे हैं, ये z एक्सिस पे लाइन लगी हुई है, ये जो लाइन लगी हुई है ये आपकी x एक्सिस पे लाइन लगी हुई है, और ये आपकी जो लाइन लगी हुई है ये y एक्सिस के ऊपर लगी हुई है। यानी अब आप ये सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल के अंदर, यानी आपका जो s ऑर्बिटल है वो बिल्कुल आपका गोल है, स्पेरिकल है, और वो सब एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। यानी यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है s ऑर्बिटल में। ये है आपका s ऑर्बिटल का शेप। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में भी यहाँ पे एक्सिस बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं। एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x एक्सिस बना हुआ है जी, ये तरफ बने हुए, ये आपका y एक्सिस बना हुआ है, ये आपका z एक्सिस बना हुआ है। लेकिन जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल होता कहाँ पर है, ये s ऑर्बिटल तो तकरीबन सब शेलों में पाया जाता है। p जो है वो दूसरे, यानी k के बाद जो l शेल है उसमें एक l में l का नंबर n इज इक्वल टू 2, और उसमें सब शेल कितने हो गए, p और s। तो हम अब p की बात कर रहे हैं, p ऑर्बिटल का शक्ल किस तरह हो सकता है। तो आपने देखा p में आपको पता है जो आपका p सब शेल है, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पढ़े थे आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़े थे। मैं आपको अभी याद दिला देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, मैंने आपको बताया था, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये आपका एल शेल है, एल शेल में s और p ऑर्बिटल होते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर आप चेक कर लें ज़रा, कि जो p ऑर्बिटल, ये जो p आपका सब शेल है, इसके अंदर 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैंने आपको बताया था। इसकी शेप ज़रा देखते हैं और ये इसकी टाइप्स में देखेंगे कहाँ पे और कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका px ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, p सब शेल के अंदर 3 किस्म के ऑर्बिटल होते हैं। सब में इलेक्ट्रॉन तो 2-2 आते हैं, आप सबको पता है ऑर्बिटल में। तो ये जो है वो px है। px का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ घूमेगा, x एक्सिस पे घूम सकता है कहीं भी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन जगह में मौजूद हो सकते हैं। x एक्सिस पे है तो हम इसको px बोलेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा टाइप ऑफ p ऑर्बिटल है जिसमें हम यानी p सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है जिसको py कहते हैं। ये y एक्सिस के ऊपर, ये डंडा देख रहे हैं आप, यहाँ पे x एक्सिस खाली, z एक्सिस खाली, और py के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहीं भी मौजूद हो सकता है। यानी ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है, इसको हमको py कहते हैं। और यहाँ पे pz है, pz में आप देख रहे हैं, ये देखें, ये x एक्सिस खाली, ये y एक्सिस खाली, ये z एक्सिस के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। अब p ऑर्बिटल का जो शक्ल होता है आपने देख लिया, ये डंबल की तरह शक्ल होता है। आप यहाँ पे जिम के अंदर जाते हैं तो जब जहाँ पे डंबल उठाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये डंबल शेप है। आगे चलें तो अभी मैं आपके लिए लाया हूँ d ऑर्बिटल। अब आपको पता है जी d ऑर्बिटल कहाँ पे मौजूद होता है। d ऑर्बिटल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, मैंने आपको बताए थे कि जो d सब शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं जी, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। नाम क्या है जी, d के जो ऑर्बिटल होते हैं दैट इज dyz नंबर 1 ऑर्बिटल, dz स्क्वायर नंबर 2 ऑर्बिटल, dxy नंबर 3 ऑर्बिटल, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नंबर 4 ऑर्बिटल, dxz नंबर 5 ऑर्बिटल। तो d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल, इन सब की मैंने आपको शक्लें भी दिखा दी। यानी ये वो जगह हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। पक्का नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, नहीं, ये जगह बता सकते हैं। किसने बताया था, ये हमें श्रीडिंगर ने बताया था। क्या किसने बताया था, श्रीडिंगर ने बताया था।
एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ज़रिए मैं बताया था कि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऑर्बिटल्स बता सकता हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है जी, कंफर्म नहीं बता सकते। तो ये हैं जी आपके यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो शक्ल है, आप यहाँ पे डबल शक्ल है इनका। डी ऑर्बिटल्स के जो शक्ल है, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल और इनका शक्ल क्या है जी, डबल। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं डी वाई जेड। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये वाई जेड, तो Z के ऊपर आपका क्या बना हुआ है, Y और Z के दरमियान में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप देख रहे हैं D Y Z, ये Z है और ये Y, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कहीं भी घूम सकता है, यानी सिंगल डंबल है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये यहाँ पे घूम रहा है, तो हम इसको DYZ कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस पे घूमता है, तो इसके नाम भी उस एक्सिस से दिए गए हैं। उसके बाद मैं आपको F सब शेल के ऑर्बिटल्स बताने वाला हूँ। F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, और मज़े की बात ये है F ऑर्बिटल का जो F सब शेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनका जो शेप है वो बड़ा डिफ्यूज़ होता है। देखो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस पे है, X एक्सिस पे है, Y पे है, Z है, इस पर बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही डिफ्यूज़ होता है, इसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसे होती है। आपके तमाम कॉन्सेप्ट तकरीबन यहाँ पे क्या हो गए जी, क्लियर हो गए। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।